अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। गांड अखबार के साबिक एडिटर अब्बास नासिर डॉन में शाया होने वाले अपने एक हालिया मजमून में लिखते हैं, अगर किसी को गुमान है कि काजी फाइजा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता हुकूमत अदलिया को काबू करने के लिए आईनी तरमीम लाने के अपने मंसूबे से पीछे हट जाएगी, तो वो गलत है। अब्बास नासिर मजीद लिखते हैं कि आईनी तरमीम को मंजूर करवाने की तमाम तर जल्दबाजी इसीलिए है कि जब इज्जत माब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे तो मौजूदा हाइब्रिड निजाम को कुचलने के लिए उनके पास कोई ताकत या इख्तियारात ना हो। याद रहे कि आईनी तरमीम पर जो हुकूमती मुसवदा सामने आया है उसमें तजवीज किया गया है कि वफाकी आईनी अदालत कायम होगी, जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। विफाक की आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल जबकि उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। इस हवाले से सीनियर सियासतदान और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अगर आइन में कोई खयानत कराई गई तो हम मैदान में आएंगे। अगर हुकूमती मुसवदे की बुनियाद पर तरमीम हो जाती तो वो बुनियादी हुकूक, अदलिया, फौज और अवाम की तबाही का बायस बनती, इसलिए हमने इससे मुस्तरद कर दिया। मौलाना ने कहा कि काली थैली में आइन में तरमीम के काले मुसवदे को लाया गया। आज वफाक में एक ऐसी हुकूमत है जिसकी अपनी कोई अक्सरियत नहीं है। एक अकलियत मुल्क पर पीपल्स पार्टी के सहारे हुकूमत कर रही। ये सब हमारे वोट चुरा कर हुकूमत कर रहे हैं। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी आईनी तरामीम से मुतल्लिक कह चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के मैंडेट पर संगीन सवालात मौजूद हैं। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने भी कहा है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है और हुकूमत को चाहिए कि मुतनाज़ तरमीमी बिल वापस ले। यहाँ सवाल यह है कि शहबाज हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लिए आईनी तरामीम का मामला डू और डाई क्यों बन चुका है। 26वीं आईनी तरमीम आने से पहले ही मुतनाज़ हो गई है, तो क्या तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक राय तक इसे मौखर नहीं कर देना चाहिए। यह इल्जाम लग रहा है कि आईनी इस्लाहात के नाम पर अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। नून लीग इस बदनामी से कैसे दामन बचा पाएगी, इस सारी सूरत हाल रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑनरेबल मरकजी सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपके वक्त। जनरल साहब, 18 तारीख को दोपहर 3 बजे इजलास बुलाया जा रहा है और उसमें यकीनी तौर पे कोशिश है कि 25 से पहले तरमीम मंजूर करवा ली जाए। अभी भी ये सारा मामला ड्यूबियस क्यों लग रहा है? क्यों हुकूमत ये कायल करने में नाकाम रही कि इसमें उसकी कोई बदनीयती शामिल नहीं है, कोई मैल इंटेंशन शामिल नहीं है, और ये जो कुछ हो रहा है ये वाकई वसी तर मुफाद में हो रहा है? देखिए, मैल इंटेंशन तो देयर इज नो क्वेश्चन। मसला ये है कि हमारी, आपने देखिए अदलिया का जो पहले हमने कंट्रोवर्शियल आर्मी को बनाया, जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया उजलत के अंदर, तो एक किस्म का एक अदारे को हमने उसकी क्रेडिबिलिटी को एरोड किया और फिर हम एक पेज पे रहे। फिर जब वो हुकूमत चली गई तो आपने ये देखा कि फिर सारा तबाही बर्बादी, फिर फौज के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स भी होने शुरू हुए। साथ ही बदकिस्मती से अदलिया के जो फैसले हैं उन्होंने भी एक इम्प्रेशन दिया कि पॉलिटिसाइज्ड है और इनके अंदर भी एक डिवीजन है और एक ग्रुप एक को कर रहा है, एक ग्रुप हम इंसाफ के तकाजे पूरे करने की बजाय कभी तो वो कहते हैं 63A में एडिशन करके तो 25 लोगों के वोट नहीं काउंट होंगे। तो ये सब कुछ ऐड होता रहा। अभी मंसूर अली शाह साहब ने 8 मेंबर्स के साथ, अपने जजेस, ऑनरेबल जजेस के साथ फिर एक और वजाहत जारी कर दी। तो ये हर कोई लुक्स टू बी उजलत। तो देयरफॉर जो हुकूमत वक्त होती है वो ये देखती है कि चंद जरूरी इस्लाहात करनी जो है वो जरूरी है, अदरवाइज पूरा स्टेट अपरेटस ऊपर से नीचे हो जाएगा। और उसमें क्या है फंडामेंटल, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है कि जी 60,000 केसेस हैं इनके पास, इनमें सिविल भी हैं, क्रिमिनल भी हैं और ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो इसके ऊपर सारे बशमूल तरीके इंसाफ की लीडरशिप एग्रीड थे। तो अगर ये करना है तो 2/3 मेजॉरिटी है तो कर दे। देखिए, आइडियल तो ये हो, मैं खुद चूंकि एक सोल्जर भी हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, पार्लियामेंटेरियन भी रहा एज ए सेनेटर,
मैं समझता हूँ आइडियल तो ये है कि कोई भी अमेंडमेंट हो तो सारे मिलके करें, उसमें अपोजिशन भी हो, बिकॉज आज एक हुकूमत में कल दूसरा को हुकूमत होगा, कोई फायदा उठाएंगे तो ये फायदा दूसरे भी उठाएंगे, ये सार किसी को पता होता है। तो इसलिए आइडियल तो ये है वो हो। नंबर 2, अगर ये मुमकिन नहीं है तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो आप दूसरी फिर ऑप्शन ये है कि उसके ऊपर प्रोलॉन्ग डिस्कशन हो। लेकिन तीसरा ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इतना क्रैक्स और इतनी फॉल्ट लाइंस डेवलप हो गई है इवन आपके जुडिशरी के अंदर, कि ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होने की है, और इसलिए वो समझते हैं कि अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है और हम कंसल्ट कर रहे हैं सब पार्टीज को ऑलमोस्ट 99%, और वो अगर इसके ऊपर इत्तफाक करती हैं, तो ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट का। नंबर 2 ये कि ये कभी भी नहीं हुआ कि जजेस खुद फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस कौन होगा, ना फौज में जनरल बैठ के फैसला करते हैं कि चीफ कौन होगा। और उसके लिए अगर ये पहले रिवाज रहा है कि सीनियर मोस्ट को लगाएं, तो आपको पता है अमीर अब्बास के कई सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाया, वो 1 महीना रहे और फिर सारी उम्र तायात उन्होंने वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चीफ जस्टिस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन या अगर आप 10 साल तक रहे तो फिर पिछलों को भी चांस नहीं। तो अगर एक टेन्योर फिक्स होता है तो इट इज गुड इनफ, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में हुकूमत कोई भी हो इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, आज ये एक अलायंस, आपने वेरी राइटली कहा कि माइनॉरिटी की हुकूमत है, उनकी अपनी तो कोई वो को तो उस तरह नहीं है जब तक कि पीपल पार्टी ना शामिल हो, लेकिन सारे इत्तेहाद बाकी जमातों का भी है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत ज्यादा वी शुड नॉट स्मेल ए रैट, वी शुड गो फॉरवर्ड, और ये मेरिट के ऊपर, नॉट सीनियरिटी, मेरिट के ऊपर चीफ जस्टिस भी बने, मेरिट के ऊपर आर्मी के चीफ भी जैसे बनते हैं वो बने। आप उनके प्रेजेंट रैंक में, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो, हाँ वो आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल हो, उनके प्रेजेंट रैंक में उनको असेस करें और बताएं। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बनाने जा रहे हैं, उसमें जब आपने ये ड्राफ्ट सामने रखा कि पहले चीफ जस्टिस का इंतखाब प्राइम मिनिस्टर करेंगे, तो उसमें फिर फर्दर इसको ड्यूबियस बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इसका मतलब पहला चीफ जस्टिस तो पर अपनी मर्जी का आएगा ना, वो तो लॉयल्टी शो करेगा, जो पाकिस्तानी मिजाज बन चुका है हमारे, हम हर चीज को स्केप्टिकल देखते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ है कि हम किसी को गारे लगा रहे हैं। दूसरा ये सर कि जो चीफ जस्टिस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का है, उसका तरीकाकार ये बनाया जा रहा है कि 3 नाम जो सीनियर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी वो पार्लियामानी कमेटी के पास जाएंगे, वो उसमें से एक नाम पिक एंड चूज करेंगे। सो उसमें यह एतराज है कि ये तो फिर आप जजेस को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कभी भी केसेस नहीं करने, गवर्नमेंट को एनॉय नहीं करना, क्योंकि जो सीनियर 3 होंगे उनमें से जब तीनों को पता है कि हम में से ही किसी का कुरा निकलेगा, तो हमने हुकूमत को नाराज नहीं करना, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। देखिए ये तो आप जो बात कर रहे हैं ना, अगले दिन भी मैंने टीवी पे ये कहा कि मसलन आर्मी के अंदर टॉप के 5-6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम आते हैं और ये देखा जाता है कि उनके प्रेजेंट रैंक के अंदर उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, वो पॉलिटिसाइज तो नहीं हो गए, उनके खिलाफ कोई इनडिस्क्रीट तो नहीं हुए, कोई और मसला कोई ऐसा तो नहीं बन गया, कईयों की मेडिकल फिटनेस का मसला आ जाता है, कईयों के और होते हैं, तो उनमें से एक को चुनना चाहिए, सिस्टम ये होना। इसी तरह जजेस का भी जब 3 का पैनल आए तो उसमें से एक को चुनना, मैरिज कोई नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन जो आपकी एप्रीहेंशन है या जो आप कह रहे हैं कि लोग फिर कहेंगे जी ये तो मर्जी का लगाएंगे, मर्जी का तो उसकी प्रिविलेज है। जो बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट होके आता है पब्लिक की तरफ से और वो एक नुमाइंदा बनता है, तो वो उसकी ये प्रिविलेज है कि वो देखे कि विद इन हिज ओन ऑनेस्टी और इन हिज ओन विजन और उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो देखे कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के लिए कौन सा बंदा मौजूद तरीन होगा जिसको लगे। देखिए माजी में ये जस्टिस कार्नीलिस वगैरह और आपने देखा भगवान दास, हमूदुर रहमान, ये बड़े बड़े नाम हैं। ये ऐसे पहले तो बिल्कुल ये नहीं था ना कि सीनियरिटी के ऊपर ही लगेगा, आप चुन के लगाते हैं। लेकिन अगर अमीर अब्बास में ये बात आपकी समझता हूँ और मैं खुद रियलाइज करता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर बैठ के डंडी मारता है और वो मोस्ट कॉम्पिटेंट बंदे को आर्मी का चीफ नहीं लगाता जो प्रोफेशनली बिल्कुल हर लिहाज से वो या जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नहीं लगाता, तो फिर प्रॉब्लम इधर है ना
फिर तो इसका मतलब है कि हमारी सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हम जिन लोगों को ऊपर लेके आते हैं, हम उनके ऊपर अगर ट्रस्ट भी नहीं करते तो फिर ये क्या सिस्टम है? सो देयरफॉर इसको ठीक करना चाहिए कि इन ओहदों पे उन लोग वो आए चीफ एग्जीक्यूटिव बन के जो बिल्कुल अबव बोर्ड हो, उनके अंदर खुदा खौफी हो और उनको ये पता हो कि मैं अगर हुकूमत में हूं तो ये टेम्पररी फेज है, मैं जब कल तक मैं भी रिटायर्ड होगा और बाहर होगा, तो इसलिए आई मस्ट बिल्ड द नेशन एंड पुट राइट पीपल। लेट अस से आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाते हैं, कल तक वो अपनी हदूद फला करता कि उसका कसूर है, ये इनका नहीं है। कल तक आप चीफ जस्टिस को आता है तो वो पार्टीजन हो जाता है, तो दैट अगेन इज वेरी बैड। But I think chief executive should have the privilege to recommend and the president should say on merit कि ये लोग होने चाहिए। जनरल साहब, चूंकि अगर हमारे सामने अमेरिका की मिसाल है तो वहां पे प्रेसिडेंट ही लगाता है, वहां कांग्रेस में हियरिंग होती है, कांग्रेशनल हियरिंग होती है, वहां जो जज है उससे बड़े सख्त सवाल जवाब होते हैं, उसको कौम के नुमाइंदों के सामने पेश होना पड़ता है। जनरल साहब, वो तो एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पिछले 250 साल का तय करने के बाद 18वीं सदी के चौथी जो हिस्सा है वहां से, और उन्होंने अब खुद को डीपोलिटिसाइज किया है इदारों को, उन्होंने मेरिटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया है, वहां इंडिपेंडेंस है डिसीजन मेकिंग के अंदर। यहाँ तो कैबिनेट में लोगों को रखा जाता है, मैं हर दौर की बात करूं, सक्सेसिव रजीम, तो वहां पे एतराज होता है कि आप अपने शहीदों को रख रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ इदारों पे जो सरबराह लगाए जाते हैं उस पर एतराज होता है कि आप अपने शहीदे लगा रहे हैं। जब आपके यहाँ इतनी मेरिटोक्रेसी का एक सवाल है कि वो नहीं है, जहाँ कॉम्प्रोमाइज है बहुत सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, वहां अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किसी ऐसे अथॉरिटी के या ऐसे सिस्टम के हवाले कर देंगे जो पहले कॉम्प्रोमाइज है, तो वहां पे लोग कह रहे हैं कि फिर तो आपने पूरी निजाम इंसाफ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। देखिए, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वेस्ट के अंदर एक अपनी मेरिटोक्रेसी है, प्रेसिडेंट जो है अप्रूव करता है सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द सेनेट, जो चीफ जस्टिस भी होता है, तो वही स्टैंडर्ड्स है ना। हम अपने स्टैंडर्ड्स को कंप्रोमाइज इसलिए तो नहीं करें कि हम लोग बद हैं, हम अंदर से करप्ट हैं, हम डिसऑनेस्ट लोग हैं। मेरे ख्याल है जो सिस्टम है उसको यही रखा जाए कि मेरिट पे बंदा बनेगा, और पार्लियामेंट जो है वही आइन भी बनाती है, अमेंड भी करती है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो अकाउंटेबल हैं टू दी पीपल जो उनको इलेक्ट करते हैं, अगली दफा दे कैन किक देम आउट। ये वो पार्लियामेंट के आगे अकाउंटेबल है गवर्नमेंट, जो हम कहते हैं ना इंतजामिया, और ये ट्राइकाटमी ऑफ पावर में, ये तो ट्राइकाटमी ऑफ पावर ओवरऑल फंक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट कैन कॉल द लॉ मिनिस्टर एंड आस्क हिम कि जी ये 24 लाख केसेस पेंडिंग है, और लोग और हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो एक लिस्ट है उसमें कोई 129वें नंबर पे है आउट ऑफ 142 या ये, तो हम किधर जा रहे हैं? तो व्हाट आर यू डूइंग? आपकी गवर्नमेंट, वेयर इज योर गवर्नेंस? तो दे विल गेट बैक टू, देयरफॉर दे हैव ए रिस्पांसिबिलिटी, दे आर अकाउंटेबल टू देम। सिमिलरली अगर अदालतों के अंदर जजेस का मसला नहीं है, मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ रही है, पॉलिटिसाइजेशन की खबरें आ रही हैं, तो देन जजेस के ऊपर दे हैव टू बी आंसरेबल टू द गवर्नमेंट कि जी हमने ये जो दाएं बाएं हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये मादर पितर आजाद तो डेमोक्रेसी नहीं होती। और ये कि बंदे ऊपर ठीक हो, ऑनेस्टली मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला करे वो दिन आए कि हमारे ऊपर बिल्कुल ऐसे लोग हों जो कि वो कहते हैं ना कि इस्लाम में इंसाफ का जो पैमाना है कि वो काजी अगर मुद्दई की तरफ देख के मुस्कुराए तो मुद्दा अलह की तरफ भी देख के मुस्कुराए, और अल्लाह के एक खौफ होना चाहिए। ये हम इक्तदारों में रहे पूरा, पता नहीं 1966 से, मैं जब अयूब खान का दौर था, तो वो है ये चीजें आनी जानी है। टुडे यू आर सर्विंग, टुमारो यू विल बी रिटायर्ड। तो मेरे ख्याल में हम सिस्टम अच्छे रखें, लेकिन आगे जो है वो लोग अच्छे लाएं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जिनको आप ट्रस्ट कर। जी बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल अब्दुल कयूम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर, हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता, इमरान खान के वकील भी हैं, वो हमारे साथ।
खुशामदीद। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान एक आसाब शिकन मरहले में दाखिल हो चुका है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए कानून साजी की लाठी इस्तेमाल कर रही है। ताहम तहरीक इंसाफ की क़यादत ऑपोजिशन की हैसियत में हुकूमत के रास्ते में आईनी दीवार बनी और आईनी पैकेज की मंजूरी की पहली कोशिश अब तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहाद को उसमें नाकाम बनाया। ताहम अब ऐसा लगता है कि यह सियासी खेल फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। ये खबरें जराए से सामने आ रही है कि कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को सहपैर 3 बजे बुलाया जा सकता है। हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स और MNAs को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। इस इजलास में मुमकिन तौर पर हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरामीम मंजूर करवा सकती है। 17 अक्टूबर को तरामीम के हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा, जिसमें उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकार ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत और मौलाना फजल रहमान में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इसलिए अब जो भी मुलाकातें या पेशरफ्त हो रही है वो महज रस्मी कार्रवाई है। गुज़श्ता रोज मौलाना कह चुके हैं कि आईनी तरमीम पर हमारे दरमियान हम आहंगी हो चुकी है और आईनी तरमीम JUI के हाथ में है। आइन साजी होगी तो सिर्फ हमारे मुसव्वदे पर होगी। JUI के मुसव्वदे के अलावा किसी और आइन साजी की इजाजत नहीं देंगे। तहम अगर हुकूमत को JUI की हिमायत हासिल हो भी गई तो यह सवाल बदस्तूर मौजूद है कि हुकूमती इत्तेहाद तरामीमी पैकेज की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत कैसे पूरी करेगा। क्या 18 तारीख से कबल इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली के खत में दिए मशवरे पर अमल कर सकता है, या फिर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के जरिए नंबर गेम पूरी की जाएगी। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के एक रूपोश अहमद ने शफकत अवान ने दावा किया है कि PTI के लोगों को 70 से 100 करोड़ रुपए तक की ऑफर की गई है। शफकत अवान जो कि रुकने कौमी असम्बली है, उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम हम कभी पास नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान पर दबाव और ऑफर्स के हवाले से असद कैसर भी इंकशाफ कर चुके हैं। याद रहे कि ये चमगुइयां जेर गर्दिश है कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असम्बली गायब हैं। इसी तरह PTI के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाएगा कि जो रात को अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी और हुकूमत की कि इमरान खान साहब को आज डॉक्टर मुहैया किया जाएगा, तो अभी तक कोई इतला है आपके पास डॉक्टर ने क्या कहा और खान साहब की सेहत के बारे में क्या खबर आई? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अमीर भाई, आपने मौका दिया। देखिए, खान साहब सेहत के हवाले से हमारे कंसर्न जो है बड़े काफी दिनों से थे, और जब खबरें चली कि उनके ऊपर सख्तियां भी की गई हैं, उनकी सेहत भी खराब है, तो हमने फिलफौर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू किया और यही इस्तदा की कि हमारी एक्सेस करवाई जाए। हमें उनकी सेहत के हवाले से और सख्तियों के हवाले से, और वैसे भी एज ए कैदी उनका हक है, हमारा हक है, उनकी फैमिली का हक है, वकला का राइट है, और आप ये रोक नहीं सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले को रद्दी की टोकरी में डालते हुए तारीख के बाद लेकर चले गए। उससे पहले एक दरखास्त दी गई थी मेरे भाई, बड़े भाई इंतजार हुसैन पंजोता की तरफ से, उसको भी उठा लिया गया क्योंकि उसने भी एक्सेस के लिए इस्तदा की थी। तो उसके बाद बैन की तरफ से दरखास्त वो 18 तक मुलतवी कर दी गई। तो ये मामला ओवरऑल हमने देखा कि एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये सारा किया गया है राब्ता मुनक़ता करने का। अब जब राब्ता मुनक़ता किया गया कि उसके दरमियान फिर जब ये न्यूज़ आई तो कौम में ज्यादा जो है उस तरह की सूरत हाल पैदा हुई और ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई जब सब ने फिर यही मुतालबा किया कि ये एक्सेस करवाई जाए। अब देखें, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हुकूमत की एक नुमाइंदे के तौर पर, या जिस तरह से भी उन्होंने एक फार्म 47 की हुकूमत ने एक यकीन दहाई करवाई कि आपकी जो डॉक्टर है उसकी हद तक हम एक्सेस करवाएंगे। लेकिन अब तक की सूरत हाल यही है कि डॉक्टर जो हैं वो पिम्स के तो गए हैं, लेकिन खान साहब के जो अपने डॉक्टर हैं जिनके ऊपर उन्हें ट्रस्ट है, डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो अडाला जेल के बाहर खड़े हैं और उनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। और हम यही कह रहे हैं कि उन्हें जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि यही पिम्स हॉस्पिटल है। इससे पहले ये इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ जानबूझकर फेक रिपोर्टें एक मनगढ़ंत बनाकर, और उस वक्त एक मुकम्मल तौर पर कैंपेन स्टार्ट की गई थी कि जनाब इमरान खान के वो कहीं ब्लड के अंदर फलां नशा है, ये नशा है, और इस तरह की चीजें। और ये पिम्स के डॉक्टर्स के ऊपर तो हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन लेते हैं ऊपर से फार्म 47 की हुकूमत से या जिधर से भी। तो लिहाजा हमारी उस वक्त जो है वो तसल्ली होगी जब हमारे अपने डॉक्टर जो है, डॉक्टर फैसल जो उनके जाती मौलिज हैं, वो जाएंगे। तो अब तक की सूरत हाल के अंदर उन्हें एक्सेस नहीं दी गई।
राइट। और अलीमा खान साहब और साहिबा और उस्मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं, उन्होंने भी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी मजीद मुकदमात उनके बारे में क्या है, उनकी तफसीलात दी जाए। तो उनके बारे में, उनके खिलाफ तो और भी पंजाब में मुकदमात निकल आए हैं। अब अगर इनको यहाँ से जमानत मिलती भी है जुडिशल रिमांड से, तो ये तो इसका मतलब है मजीद गिरफ्तारियां इन पर डाली जाएंगी, जैसे पहले सनम जावेद के केस में हुआ, आलिया हमजा के केस में हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस में हुआ। देखिए, पूरा सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर जंगल का कानून राज है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल तमाम वर्कर्स के केसेस की, तो वो ही मेरी बातें जो है वो इतनी लंबी हो जाएंगी, इतने केसेस और इतने मुकदमात और जो जो उनके साथ सलूक किया। अगर मैं बातें करूं लीडरशिप की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर भी जो जुल्म ढाए गए या ढाए जा रहे हैं, या मुकदमात या कारोबार बंद या गिरफ्तारियां, छापे, घरों में जो घुसना, सारा वही उसका अल्फाज खत्म हो जाए। अगर खान साहब के ऊपर मैं बात करूं, उनकी फैमिली के ऊपर मैं बात करूं, या उनके जो है वो उनकी एहलिया या बहनों के ऊपर बात करूं, तो वो ही इतनी बातें हैं कि वो ही दास्तान जो है वो खत्म हो जाएगी। इस वक्त मुल्क के अंदर जंगल का कानून राइज है, और जंगल का कानून, मैं बल्कि एक जगह पर पोस्ट लिख रहा था कि पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज है, तो नीचे एक बंदा लिख रहा था कि जंगल का भी कोई कानून होता होगा, यहाँ तो जंगल के कानून से भी बदतर सूरत हाल हो चुकी है। खान साहब के ऊपर जितने केसेस बनाए, उनकी अहलिया के ऊपर बनाए, नहीं तोड़ सके। बहनों को उठाया इस वजह से उठाया कि राब्ता मुनक़ता किया जाए, कि वो कौम को मैसेज ना दें एहतजाज के हवाले से, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं। और यही साजिश थी जो कि इंतजार को बिठाया गया, कि जिसकी वजह से वो चाहते थे कि राब्ता मुनक़ता हो, ताकि ये जो प्रोग्राम बनाकर बैठे हैं उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। लेकिन जो मर्जी है, एक अल्लाह ताला प्लान बनाने वाला है, बेशक जो मर्जी ये बनाए वही एग्जीक्यूट होगा। और हम इन आईनी तरमीम को इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से अपोज करेंगे, एहतजाज के जरिए, लीगल। मैं वो आनी तरह तरफ भी आता हूँ, लेकिन ये फरमाएं कि तकरीबन 8 दिन हो गए इमरान खान साहब, या शायद 9 दिन हो गए इमरान खान साहब के साथ पार्टी की मुलाकात और राब्ते नहीं हो सके। हुकूमत शायद यही चाहती थी कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन काटी जाए किसी तरह इमरान खान और पार्टी के लोगों में, ताकि वहां से मैसेज डिस्पर्स ना हो सके। उसमें हुकूमत कामयाब रही है। और अगर 18 अक्टूबर तक जो अभी बज़ाहिरन पाबंदी है, अगर 18 अक्टूबर के बाद ये पाबंदी एक्सटेंड हो जाती है मजीद कुछ हफ्ते तक या कुछ दिनों तक इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जाता, तो फिर क्या होगा? देखिए, बात यह है कि मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाना ये किसी कानून कायदे के अंदर नहीं है। जहां बात है नवाज शरीफ की, जरदारी की, वो जेल में थे लेकिन हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ था, वहां पर सारे प्रोटोकॉल थे, एसी लगे हुए थे, लोग आते थे जाते थे, मजे, अंगूर खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन खान साहब के ऊपर जो सख्तियां की गई जेल के अंदर, वो तो अलग हैं। कभी उन्होंने उसकी कंप्लेन नहीं की कि कितनी सख्तियां की गई हैं, जिस तरह से रखा गया है, डेथ सेल के अंदर रखा गया है, गर्मी है, पंखा बंद करते हैं, या जो बुनियादी हकूक होते हैं वो सलब किए हुए हैं सारे। लेकिन खान साहब ने ये जरूर कहा कि आप जो मर्जी ये कर लें, मैं किसी सूरत ना खुद झुकूंगा ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। आपके ज़हन में ये गलत बात आ गई है कि शायद मैं पीछे हट जाऊंगा, फैमिली पर मुकदमात, बहनों पर मुकदमात या कोई ऐसा काम, मैं बिल्कुल कायम हूँ। दूसरी बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर प्लान के तहत ये राब्ते जो है मुनक़ता किए गए हैं। मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि खान साहब की बहनों जो हैं उनका राब्ता मुनक़ता करना, कि उन्हें जेल में डाल दी जाए, उनके जरिए पैगाम आता था। दूसरा सहाफ़ी थे, उनके जरिए पैगाम आ जाता था, जो वीडियो टॉक करते थे खान साहब। अब जो सहाफ़ी थे जेल में उनके ऊपर भी पाबंदी जाएगी कि तमाम समातें जो है वो मुलतवी कर दी गई। इसके साथ इंतजार भाई या वकील या हम सारे जाते थे, हमारे ऊपर भी पाबंदी है कि वकील को नहीं जा सकता, और इंतजार भाई को अगवा कर लिया गया। तो उन्होंने सारे राब्ते जो है ना, वो सोर्स जो है वो सारे उन्होंने मुनक़ता किए, और उसके पीछे वजह ही ये थी कि जो है वो एक्सेस बंद की जाए, ताकि जो खान साहब कोई पैगाम देते हैं कौम को, कोई लायामल देते हैं एहतजाज के हवाले से, कोई लीगल हवाले से, या कोई भी एक अपनी राय का इज़हार करते हैं, वो रोका जा सके। और वो उसको करने के लिए, कामयाब करने के लिए, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब भी पूरा उसमें इन्वॉल्व हैं, रोल अदा कर रहे हैं, चाहे वो अगवा हो, उसके ऊपर समाज मुलतवी करना, या जो आप अपडेट कर दें जरा इस बारे में भी, कि जो इंतजार पंजोता, जो आपके कजन भी हैं, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन भी हैं, इमरान खान साहब के वकील भी हैं, आज कमोबेश 6-7 रोज हो चुके हैं उनके गायब होने में या अगवा होने में या लापता होने में। हाई कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल कर रखी है, अभी तक वो सामने नहीं आ सके, कोई इत्तला है उनके बारे में? देखिए, इंतजार हुसैन पंजोथा जो है ना, वो उनकी सूरत हाल इस वक्त ये है कि जिस दिन उनको उठाया गया, आज के दिन तक 7 दिन हो गए,
और 4 बजे उठाया गया, अगवा किया गया। कि जिस तरह से एजेंसियां जो हैं वो लोगों को हरासा करती हैं, वहां पर नुमाइंदे जो लोगों को उठाते हैं, वीको डाले पहुंचते हैं, अगवा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, जजेस को थ्रेट्स, वो सारे लेटर भी वाज़ेह सबूत हैं। और सबसे बड़ा सबूत 8 फरवरी को जो डाका डाला गया फॉर्म 47 बनाकर, उन्होंने जो चोर थे, लुटेरे थे, इन चोरों को बिठा दिया। तो इंतजार भाई को उन्होंने ही उठाया हुआ है, क्योंकि जो पुलिस है वो तो जानबूझकर लॉलीपॉप दे रही है, उनकी माँ के ऊपर ही दे रही है, और अदालत को भी पता है। लेकिन चीफ साहब ने जानबूझकर अपने पास केस रखा कि वो राब्ता मुनक़ता रहे, वो जो चैनल है वो मुनक़ता रहे। दूसरी तरफ जो केसेस थे उनकी बहनों पर, वो भी लटकाए गए। 19 तक उनकी डेट दी गई, हालांकि बेल्स फाइल जब हो गई थी बहनों की तो फौरन बेल्स भी ली जा सकती थी, उनको भी लटका कर 19 पर ले गई। तो ये मुकम्मल तौर पर एक प्लान बनाया गया, जैसे लंदन एग्रीमेंट, उस लंदन एग्रीमेंट की तरह ये भी प्लान बनाया गया कि ये किया जाए। लेकिन खान इंतजार भाई की बाजियाबी के लिए अभी तक कोई सदेबाब नहीं किया गया। पर जोधा साहब, आखिरी सवाल आपसे यह है कि इससे पहले सितंबर में जब 15 या 16 सितंबर को हुकूमत तरामीम मंजूर करवाना चाहती थी पार्लियामेंट से, लेकिन हुकूमत मंजूर नहीं करवा सकी और वो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बना। सो अब जब हुकूमत 18 अक्टूबर को इजलास बुलाएगी तो वो गुज़श्ता शर्मिंदगी या निदामत को सामने रखते हुए मुकम्मल तैयारी के साथ इजलास बुलाएगी, ताकि इस दफा हुकूमत कामयाब हो, ना कि हुकूमत नाकाम हो। तो अगर अब ये कामयाब हो जाता है इजलास और तरामीम मंजूर हो जाती हैं और आपके लोगों से मंजूर होगी, तो फिर देखिए बात यह है कि हुकूमत जिस तरीके से लाना चाहती है ना, पहली बात तो यह है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर इनके पास नंबर पूरे होते तो ये चिल्ला के ना कहते कि तहरीक इंसाफ का फलाना है, मैंने जो है ये सेंटर उठाकर तहरीक इंसाफ नहीं गायब कर दिया। क्या किसी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की तरफ से आपने स्टेटमेंट सुनी है कि वो कह रहे हो कि नून लीग का फलाना जो है मैंने है वो नून लीग ने अगवा किया हुआ है? नहीं किया, क्योंकि उनके पास नंबर पूरे नहीं है। तो वो अब इस तरीके से लोगों के अंदर एक अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, झूठा नैरेटिव, कि जनाब इन्होंने अपने लोग ये कहां पर लिखा है? पहले आपने हमारे लोगों को आजाद कर दिया, फिर फॉर्म 47 के मुताबिक आप लोगों को बनवा दिया गया, फिर मखसूस नशिस्तों के लिए आप पहुंच गए कटोरा लेकर। अब रिकाउंटिंग के जरिए सीटें हराने के बावजूद आपके नंबर पूरे नहीं हो रहा, अब आप कह रहे हैं कि हमारे लोगों को पीटीआई ने अगवा कर लिया। तो इनके पास नंबर नहीं है, इसी वजह से सारा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर नंबर पूरे करने के लिए आपने थ्रेट्स देने हैं, लोगों को खरीदना है, लोगों को पैसे देने हैं, लोगों को ऑफर्स करनी है, उनके कारोबार सील करने हैं, उनके घरों में छापे मारने हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करना है, सारा कुछ करना है, तो फिर इस सारे काम करने का क्या फायदा? क्या आपने अगले जान नहीं जाना? क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये अवधि जो है वो मकाम है? नहीं, ये तो चंद दिन की जिंदगी है, असल जिंदगी तो आगे है। तो आप झूठ से सहारा लेकर ताकत लेने की खातर या ताकत को अपने पास ही रखने के लिए आप ये सारा कर रहे हैं कि आईनी तरमीम हो और एक पार्टी को खत्म कर दिया जाए, लोगों का मिलिट्री ट्रायल भी किया जाए, बेशक किसी को सजा मौत दे दी जाए, बेशक जजेस को उठाकर कहीं ट्रांसफर कर दी जाए जो इंसाफ की बात करते हैं, ताकि मुल्क आपके मुताबिक चले। तो ये आपके लिए शर्म की मकाम है, आपके लिए डूब मरने का मकाम है। आप चुल्लू भर पानी में पानी डालकर आप उसमें डूब मरे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मशरिक वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल, लबनान, इसराइल, यमन और गजा कहाँ खड़े हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जू जू इसराइल की जानिब से मशरिक वुस्ता में मजालिम बढ़ रहे हैं, उसी तरह इसराइल के खिलाफ मुजाहमत में भी तेजी आ गई है। ये सूरत हाल न सिर्फ इसराइल बल्कि उसके साथियों और सपोर्टर्स अमरीका और बरतानिया के लिए भी तशवीश का बायस है। माजी में अरब ममालिक से इसराइल की मुतअद्दिद बार जंगें हुई, लेकिन अमरीका और बरतानिया की भरपूर मदद की वजह से इसराइल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि यह फलस्तीन का बड़ा हिस्सा हड़प करने में कामयाब हुआ। इसी तरह इसराइल ने लबनान का एक बड़ा सरहदी इलाका भी हथिया लिया था, जिसे बाद में शहीद हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह ने वागुजार करवाया। अमेरिका अब भी इसराइल को जदीद दिफाई सामान, हथियारों और डॉलर से मदद दे रहा है, लेकिन इस बार होने वाली मुज़ाहमत ने सहूनियों के औसान खता कर दिए। एक दिन कबल इसराइली फौज हिज़्बुल्लाह की जानिब से भेजे गए ड्रोन गिराने में नाकाम रही। इस ड्रोन ने इसराइली फौजी अड्डे को निशाना बनाया था। हिज़्बुल्लाह के ड्रोन ने बिनयामीना के इलाके में इसराइली फौज की गोलानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 सहूनी फौजी हलाक और 60 के करीब जख्मी हुए।
इसराइली मीडिया ने बताया कि यह 7 अक्टूबर 2023 के बाद हलाक और जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद के हवाले से इसराइली फौज पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर दो ड्रोन्स मारे गए थे। ये ड्रोन समुद्र की तरफ से इसराइल में दाखिल हुए। इनमें से एक को समुद्र के ऊपर ही तबाह किया गया, जबकि इसराइल के फजाई दिफाई निजाम ने दूसरे ड्रोन को भी ट्रेस कर लिया था और उसे गिराने के लिए हेलीकॉप्टर और तैयारे भेजे गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो ड्रोन रडार से गायब हो गया। रडार से गायब होने के कुछ ही लम्हों बाद वो ड्रोन अचानक इसराइली फौजी अड्डे पर जा गिरा और तबाही बर्पा कर दी। दूसरी तरफ इसराइली फोर्सेस भी लबनान और गजा पर हमले कर रही हैं। इसराइली फौज ने शमाली और जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के मीडिया दफ्तर पर बमबारी की, जिसमें 21 अफराद शहीद हुए। इस खुली जारहियत के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर 2 बड़े हमले करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। गुज़श्ता रोज हिजबुल्लाह ने एक इसराइली कस्बे पर रॉकेटों से हमले किए, जिसके नतीजे में कई इसराइली जख्मी हुए। इसी तरह हिजबुल्लाह के जाबाजों ने लबनानी कस्बे इताशाब में भी इसराइली फौज पर गाइडेड मिसाइलों से हमले किए, जिसमें मुताद्दिद सहूनी फौजी मारे गए। इसी तरह आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के 2 बख्तरबंद टैंक्स ने शामी सरहद अबूर करके कनीतरा के जनूब में वाक़े कोदाना गांव के करीब अपनी पोजीशन बनाई है। इसराइली फौज ने एक वसी इलाके में खोदी गई इस पोजीशन के लिए मट्टी के ढेर बनाए और वहां 2 टैंक तैनात किए गए। दूसरी तरफ इसराइली फोर्सेस गजा में स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी करके मासूम लोगों का कत्लेआम कर रही हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली टैंकों ने मशरकी गजा के इलाके नसीरात में स्कूल पर शेलिंग की, जिसके नतीजे में 80 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। स्कूल में फलस्तीनी पनाह गुज़ीन मुकीम थे। हमले में खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद शहीद हुए। इसराइली जंगी तैयारों ने दीर अल बलाह के इलाके में अल अक्सा शुहदा अस्पताल के हाथे में कायम फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर बम बरसा दिए, जिस हमले में 4 अफराद शहीद और 70 जख्मी हुए। इससे कबल इसराइली फौज की जानिब से गजा के जबालिया कैंप में कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया गया था। सहूनी फोर्सेस ने एक हफ्ते में 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया है। इस हवाले से जापान के नोबेल इनाम याफ्ता समाजी रहनुमा तोशियोकी मिमाकी ने कहा है कि गजा में बच्चों की खून आलूदा तस्वीर देखकर जापान की 80 साल पुराने मंजर की यादें ताजा हो गई। नेतन्याहू के मुंह को इस हद तक खून लग चुका है कि अब वो दुनिया में किसी को भी खातिर में नहीं ला रहा। गुज़श्ता दिनों सहूनी फोर्सेस ने जनूबी लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते पर भी हमला किया था। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स की तंसीबात पर जारहाना कार्रवाई करते हुए उसके दाखिली दरवाजों को टैंकों के जरिए रौंद डाला था, जिसके नतीजे में अमन फौज के कई फौजी जख्मी हुए। अब नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को जनूबी लबनान से निकल जाने की धमकियां दे रहा है। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।